हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर रिलेशन और फंक्शन का कंप्लीट कंक्लूजन यानी कि कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया था आपको रिलेशन, तो आप जानते हो सेट ए से सेट बी में किन्हीं भी दो सेट हैं उनके मेंबर्स के बीच में रिलेशन डिफाइंड होता है। यानी कि हमने कहा था जो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक, तो अगर किसी सिंगल सेट, अगर बी के बदले भी आप ए ही लो तो सेट ए पर जो रिलेशन डिफाइंड होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक, फिर हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे। टाइप ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। दूसरा टाइप था इसका सिमेट्रिक यानी कि सममित, सममित यानी कि सिमेट्रिक। और इसका तीसरा टाइप था ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक, संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक हो गया। तो आपने स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव में वन, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप। ठीक हो गया। रिलेशन आर अगर स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो जाता है तो उसको कहा जाता है तुल्यता संबंध, है ना। जो संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है उसको हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया। तो अब एक एक करके बात करते हैं, स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। ठीक, स्वतुल्य संबंध। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था आपके पास कि फॉर ऑल x1, x2 बिलोंगिंग टू ए, सॉरी x1 x2 नहीं होगा ना, एक सिंगल मेंबर आप लोगे, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, है ना। ए में रहने वाले हर एक सदस्य के लिए अगर ए रिलेशन आर में रहने लगे तो इस आर को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना, स्वतुल्य। उसी प्रकार से अगर आपके पास सममित संबंध दिखाना है, ये तो पहला हो गया। इसका दूसरा सममित संबंध अगर आपको दिखाना है तो आप कोई दो मेंबर उठाते थे सेट ए से। ठीक, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, एंड एक पेयर आप रिलेशन से लेते थे ए रिलेटेड टू बी। अगर हम ये दिखा दें कि बी कॉमा ए भी सेट आर में रहता है तो इसका मीनिंग होता है कि आर क्या है? सममित है, आर सममित है कहते थे। ठीक, फिर ट्रांजिटिव की बात करनी थी हमें। तीसरा था आपके पास ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। उसके लिए आपको तीन मेंबर की जरूरत पड़ती थी। हम लिखते थे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। सेट ए से कोई तीन मेंबर उठाए आपने और आपने एक जोड़ी इस प्रकार से उठाई ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर। ठीक, तो हमने दिखाना होता था कि ए सी बिलोंगिंग टू आर, तो इस आर को हम कहते थे संक्रामक संबंध। हम आर को कहते थे संक्रामक है। ठीक, अगर आर आपके पास स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होता है तो उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपके पास, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इसके। देखिए, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू जेड, यानी कि एक्स कोई इंटीजर है सच दैट एक्स 0 और 12 के बीच में आएगा, यानी 0 से 12 के बीच में कोई इंटीजर है। मैं दिए गए संबंध आर इक्वल टू टपल ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है, एक तुल्यता संबंध है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन पे लिखना, दिया गया समुच्चय ए इक्वल टू दिस और संबंध आर। ठीक है ना, आपने लिखा होगा दिया गया समुच्चय ए इक्वल टू दिस, फिर लिखना दिया गया
संबंध R इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है। ठीक, अब बात करते हैं, आपने तुल्यता दिखाना है, मीन्स स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों दिखाना होगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, इसके लिए आपको एक मेंबर चाहिए। ठीक, तो मैं कहूंगा माना ए बिलोंगिंग टू सेट ए, है ना, सेट ए, सेट ए में रहता है, मीन्स 0 से 12 के बीच का कोई इंटीजर है ये। ठीक, मुझे दिखाना होगा ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर, जो ए कॉमा ए है वो आर में बिलोंग करता है। तो ए कॉमा ए आर में बिलोंग करने के लिए क्या करना होगा, आपने ए माइनस ए का मॉड 4 का गुणज दिखाना होगा। देखिए ए बी आर में रहने की क्या शर्त है, ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है। 4 का गुणज है मीन्स 4 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो इसी प्रकार से मैं देखूंगा ए माइनस ए का मॉड 4 का गुणज है या नहीं है। अगर ए माइनस ए 4 का गुणज हो गया तो ए कॉमा ए आर में रहने लगेगा। ठीक, तो मैं कहूंगा सिंस ए माइनस ए का मॉड, ठीक, मुझे ये दिखाना है कि ये इसका मॉड 4 का गुणज है। ठीक, तो ए माइनस ए का मॉड इक्वल टू कितना आएगा, देखो ए माइनस ए 0, 0 का मॉड 0, 0 का मॉड कितना होगा 0। ठीक, क्या 0 4 का गुणज है, बिल्कुल। 0 बट्टा 4 करोगे कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। 0 मीन्स कंप्लीटली इंटीजर आ रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा 4 का गुणज है मीन्स ऐसा नंबर जिसको अगर डिवाइडेड बाई 4 करो तो कंप्लीट नंबर आ जाना चाहिए, वही तो गुणज हुआ। यानी कि 0 बट्टा 4 करोगे कितना आएगा 0, कंप्लीट नंबर मिल रहा है मीन्स गुणज है। ठीक, तो आप लिख सकते हो कॉमा 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक, इसका मीनिंग ये आज ए कॉमा ए इस आर में रह सकता है। देख रहे हो ना, ए कॉमा बी आर में कब रह सकता था, जब ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज होगा। उसी प्रकार ए माइनस ए का मॉड 4 का गुणज है, इसका मीन्स ए कॉमा ए आर में रहने लगेगा। ठीक, इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अब लिखोगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक, उसी प्रकार से सममित की बात कर लेते हैं। अब दूसरा आएगा इसी में सममित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको 2 मेंबर चाहिए। आपने लिखा माना ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, है ना, सेट ए के मेंबर हैं ए और बी। ठीक, तथा एक पेयर आप रिलेशन से लेते थे ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। आपको दिखाना था कि बी ए बिलोंगिंग टू आर होगा। ठीक, ए बी बिलोंगिंग टू आर, देखिए ए बी अगर आर में रहता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज होगा। इंप्लाइज ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक हो गया। देखिए फिर मुझे दिखाना होगा बी ए बिलोंगिंग टू आर। बी ए बिलोंगिंग टू आर मीन्स बी माइनस ए 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो होता ही है। देखिए अगर आप इंटरचेंज कर दो, कोई भी 2 नंबर का 4 के गुणज है, देखो 8 ले लीजिए और 12 ले लीजिए। ठीक, घटाओ कितना आएगा -4, जो कि 4 का गुणज है। इनका ऑर्डर चेंज कर दो, देखो 12 माइनस 8 करो, फिर भी क्या आएगा 4, जो कि 4 का गुणज है। ठीक है, तो कोई भी 2 नंबर, किन्हीं भी 2 नंबर का अगर डिफरेंस 4 का गुणज है तो उनको उलट दोगे तो भी तो 4 का ही गुणज रहेगा। तो मैं इनको उलट देता हूं, b माइनस ए का मॉड, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए और बी के बीच डिफरेंस जो आएगा ना, ए और बी के बीच का डिफरेंस वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 से अगर उस डिफरेंस को डिवाइड करोगे तो कंप्लीट नंबर देगा। यहां भी तो ऐसे ही करें, बी और ए के बीच में डिफरेंस, जैसे एक बंदे के पास 10 रुपए, एक बंदे के पास 5 रुपए, ठीक है ना, या 6 रुपये ले लो, एक बंदे के पास 10 है, एक के पास 6 हैं, तो उनके बीच का अगर डिफरेंस देखो, पहले और दूसरे बंदे का डिफरेंस कहो तो भी कितने का आना है 4 का, दूसरे और पहले का डिफरेंस कहो तो भी कितने का डिफरेंस आना है 4 का। वही वाली बात यहाँ भी है, ए बी के बीच का डिफरेंस जो है कि 4 का गुणज है, जो भी नंबर आया होगा वो 4 का गुणज है। ठीक, मैंने उलट दिया, दूसरा और पहला कह दिया, डिफरेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा।
अगर पहला वाला 4 का गुणज था तो अभी भी 4 का ही गुणज रहेगा उसमें। तो इंप्लाइज मॉड बी माइनस ए 4 का गुणज है। ठीक, अगर मॉड बी माइनस ए 4 का गुणज है तो इस प्रॉपर्टी से बी ए बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा। मैं इंप्लाइज क्या कह दूंगा, बी कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर। ठीक, ए भी आर में था, बी ए भी आर में रहने लग गया, इसका मीनिंग आर क्या है फिर, अतः आर सममित है, अतः आर सममित है, अतः आर सममित। आप कंप्लीट लिखना इसको। फिर तीसरी बात करते हैं हम संक्रामक की। तीसरा आ जाएगा आपके पास संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक में आपको 3 मेंबर चाहिए, तो मैंने कहा माना ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। सेट ए से आपने 3 मेंबर लिए और 2 पेयर आप आर से लोगे तथा ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर। ऐसा क्यों करते हैं? अगर कंप्लीट आपको रीजन चाहिए तब तो आप पूरे लेक्चर देखिए प्रीवियस। ठीक, ये लेक्चर आपके लिए स्पेशली इसलिए बनाया जा रहा था ताकि आप ये कंप्लीट रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले। ठीक, ज्यादा टाइम ना लगे रिवाइज करने के लिए, इसलिए एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे एक आध क्वेश्चन के साथ। ठीक हो गया? तो अगर आप रीजन जानना चाहते हो ऐसा क्यों करते हैं तो आप फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कंप्लीट रिवीजन के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर। अब आपको दिखाना होगा कि ए सी भी आर में रहता है। ठीक, तो इंप्लाइज ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी आर में रहता है तो ए माइनस बी का डिफरेंस का मॉड 4 का गुणज होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया? इंप्लाइज ए माइनस बी का जो मॉड है 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक, तथा अब देखिए ये बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, तो इसका मीनिंग एंड करके इसी के आगे लिखना बी माइनस सी का मॉड, बी माइनस सी का मॉड, ये भी क्या आ जाएगा? 4 का गुणज, 4 का गुणज है। ठीक है ना? ए बी बिलोंगिंग टू आर तो ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है। उसी प्रकार से बी सी बिलोंगिंग टू आर था तो बी माइनस सी का मॉड भी 4 का गुणज है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है। ठीक हो गया? उसी प्रकार से बी माइनस सी भी 4 का गुणज। ठीक, बी कॉमन है अभी भी, देखिए। ठीक है ना? यानी ए का बी के साथ डिफरेंस 4 का गुणज आ रहा है, बी का सी के साथ डिफरेंस 4 का गुणज आ रहा है। ठीक हो गया? इसका मीनिंग ए और सी का भी तो डिफरेंस 4 का ही गुणज आएगा। समझ रही हो इस बात को? देखिए आपके पास 3 नंबर कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने 12 ले लिया, 8 ले लिया और 4 ले लिया। ठीक, अब देखो इसको आप ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी कहो। ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसका अगर आप डिफरेंस लो कितना आएगा? 4, जो कि 4 का गुणज है। उसी प्रकार से बी माइनस सी कीजिए, 8 माइनस 4 जो कि 4 का गुणज आएगा। ठीक हो गया? उसी प्रकार से अब इसको देखिए, पहले और लास्ट को देखिए, 12 और 4 को, उनका डिफरेंस देखिए, 12 माइनस 4 कितना आएगा? 8, ये भी तो 4 का गुणज है। ठीक है ना? यानी कि पहला दूसरा 4 का गुणज है, दूसरा तीसरा 4 का गुणज है, तो पहले तीसरे में तो 4 का गुणज होना ही पड़ेगा। पहले तीसरे के डिफरेंस में 4 का गुणज होना ही पड़ेगा। तो मैं सीधी सीधी क्या लिख दूंगा फिर? ए माइनस सी का मॉड 4 का गुणज है, ए माइनस सी का मॉड, ए माइनस सी का मॉड 4 का गुणज है। इसका मीनिंग ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा आर में। ठीक, अतः आर संक्रामक संबंध है, अतः आर संक्रामक संबंध है। ठीक, फिर नीचे से लिखना आर स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, अतः आर तुल्यता संबंध। ठीक, आर स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, इसलिए आर क्या आपके पास तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, प्रूफ हो जाएगा आपके पास। ठीक,
नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था फलन, ठीक है ना, फंक्शन। हमने कहा था सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन एफ एक रूल होता है जो सेट ए के मेंबर्स को सेट बी के मेंबर से कनेक्ट करता है, ठीक हो गया। फिर इसके लिए कुछ शर्तें थी फंक्शन होने के लिए। पहली शर्त थी कि इसका मेंबर छूटना नहीं चाहिए, एक भी मेंबर यहाँ का छूटना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप ए बी सी इसके मेंबर 1 2 3 इसके मेंबर लेते हो तो जो मैपिंग होगी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ का कोई भी मेंबर छूटना ना पाए, ठीक है ना, तब जाके वो फंक्शन कहलाता था। पहली शर्त फंक्शन की ये थी कि इसको हम डोमेन कहते थे, इसको कोडोमेन। और जैसे 1 और 3 जो हिस्सा लेते थे मैपिंग में, वो 1 3 का सेट क्या कहलाता था, रेंज, ठीक। तो उसी प्रकार से हम पहली शर्त कहते थे कि इस ए डोमेन का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। दूसरी शर्त थी फंक्शन होने के लिए कि एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक। ये आपके पास एलिमेंट ए है तो ये केवल यूनिक मेंबर बी के यूनिक मेंबर से कनेक्ट होना चाहिए। देख भी सकते हो बी भी यूनिक के साथ कनेक्ट है, सी यूनिक के साथ, है ना। ये आपके पास रूल गलत कब हो जाता, जब ए 1 के साथ भी कनेक्ट होता और 2 के साथ भी कनेक्ट होता, तब जाके ये फंक्शन नहीं कहते हम इसको। फंक्शन होने के लिए डोमेन का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए और एक मेंबर एक ही इमेज रखनी चाहिए, ठीक है ना। एक एलिमेंट डोमेन के एक एलिमेंट की कोडोमेन में केवल एक इमेज होनी चाहिए, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। तो टाइप ऑफ फंक्शन की हमने बात की थी, एकाकी आच्छादक फंक्शन, ठीक है ना। एक हमने पढ़ा था एकाकी और एक आच्छादक। एकाकी यानी कि 1 1 फंक्शन, इसी को हम इंजेक्टिव भी कहते थे, इसी को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक हो गया। और एक आता था आच्छादक यानी कि ऑन टू, आच्छादक यानी कि ऑन टू, इसी को हम सर्जेक्टिव भी कहते थे, सर्जेक्टिव कहते थे, ठीक। जो एकाकी और आच्छादक दोनों हो उसको हम बाइजेक्टिव कहते थे, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, है ना। जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो तो बाइजेक्टिव, ठीक। हिंदी में कहो तो एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक जो दोनों हो, हिंदी में तो एकाकी आच्छादक कहते हैं और इंग्लिश में उसको बाइजेक्टिव कहा जाता है, ठीक हो गया। तो देखिए एकाकी के लिए क्या था, मैं कोई दो मेंबर मान लेता था डोमेन के, x1 x2 बिलोंगिंग टू ए कहता था, और fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 कहने के बाद केवल और केवल x1 बराबर x2 प्राप्त होना चाहिए सेट में, है ना। तो उसको हम कहते थे कि फंक्शन एकाकी है। आच्छादक के लिए कहते थे हम fx बराबर y कहते थे, ठीक। फिर x बराबर y के रूप में फंक्शन लाते थे, ठीक है ना। फिर देखते थे कि यहाँ कोडोमेन के मेंबर डालते थे, बी के, बी से मेंबर डालते थे ना y की जगह, देखते थे कि x डोमेन में रह रहा है या नहीं उनके लिए, है ना। अगर हर एक बी में रहने वाले मेंबर के लिए x इस सेट में रह रहा है ए में, तो हम कहते थे आच्छादक भी है। और जो एकाकी आच्छादक दोनों हो गया वो बाइजेक्टिव हो गया, एकाकी आच्छादक। आगे चल के उन्हीं का इनवर्स भी निकलता था, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थ्योरी क्लियर हो जाए आपकी। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर r-3, यानी कि जो डोमेन ले रखा उसने फंक्शन के लिए उसमें से 3 गायब है और कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, तथा b इक्वल टू r-1, और जो कोडोमेन लेना है उसमें से कोई भी रियल नंबर लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। fx बराबर x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन f(a)to(b) पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। 3 क्यों गायब किया उसने, क्योंकि अगर इसमें 3 रखते 3-3 0 अपन में आ जाता, ठीक, कुछ बट्टे 0 इन्फिनिटी हो जाता, फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, इसलिए उसने डोमेन से 3 को हटा रखा है, ठीक हो गया। कोडोमेन से क्यों हटा रखा है वो बाद में पता चलेगा क्यों हटाया था करके। 1 से उसको दिक्कत हो रही होगी इसलिए 1 को हटा रखा है, ठीक है, वो बाद में समझ आएगा, ठीक। 1 क्यों हटा रखा है, तो इसके सॉल्यूशन पे आइए, सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आप लिखना, दिया गया समुच्चय a इक्वल टू, दिया गया समुच्चय a इक्वल टू r-3, चलो आप लिखो, मेरे पास वहां पर है
तो मैं नहीं लिख रहा इसको। आप लिखना दिया गया समुच्चय इक्वल टू r-3 तथा अच्छा दिए गए समुच्चय लिखना है, या सिंपली दिया गया समुच्चय मत लिखो, इसमें डोमेन को डोमेन की बात है ना, तो पहले लिखो दिया गया फलन। ठीक, दिया गया फलन fx इक्वल टू दिस, दिया गया फलन fx इक्वल टू दिस। आप लिखना दिया गया फलन fx बराबर दिस, फिर लिखना दिए गए या फिर लिखना प्रांत और सहप्रांत। ठीक है ना, लिखना दिया गया फलन fx बराबर x-2 अपॉन x-3, फिर लिखना प्रांत इक्वल टू a, फिर लिखना सहप्रांत इक्वल टू b। ठीक, अब आप लिखना एकैकी, आपने एकैकी और आच्छादित दिखाना है, तो हेडिंग लिखना एकैकी फलन। ठीक, इसके लिए आप दो डिस्टिंक्ट मेंबर मान लोगे, मैं कहूंगा माना x1, x2 बिलोंगिंग टू डोमेन, डोमेन कौन है इस बार a, r-3। ठीक, तथा fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। अब देखो fx1 कैसे मिलेगा, fx में x की जगह x1 डाल के कितना आ जाएगा, x1-2 अपॉन x1-3 इक्वल टू, इसमें फिर x2 पुट कीजिए, यह आ जाएगा x2-2 अपॉन x2-3। देखिए अब सॉल्व कीजिए, तो x1 बराबर x2 लाना है आपको। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो एकैकी हो जाएगा, नहीं आ रहा है उसके अलावा कुछ अदर भी आ रहा है तो 1-1 नहीं होगा फंक्शन। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो x2 इससे मल्टीप्लाई होगा, x1 x2 होगा, x2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2 x2, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 x1, फिर -3 -2 से होगा तो +6 इक्वल टू, देखो ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा x1 x2, x1 x2, फिर x1 -2 x2 -2 x1 बनाएगा, x1 अगर -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो, फिर -3 x2 माइनस का 3 x2 है ना, माइनस का 3 x2, फिर माइनस माइनस +6, प्लस का कितना आ जाएगा 6। ठीक, +6 यहाँ भी, +6 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए x1 x2 -2 x2 -2 x1, ठीक हो गया, -3 x1 -2 x1। तो देखिए फिर इनको x1 को एक साइड आते हैं। ठीक, माइनस का 3 x1 इधर है, माइनस का 2 x1 उधर है, ये -3 x1 उधर जाके कितना आ जाएगा +3 x1, 3 x1 -2 x1 कितना आ जाएगा राइट साइड में x1, लेफ्ट में देखिए माइनस का 2 x2, ये माइनस का इधर आके प्लस बनेगा, 3 x2 -2 x2 कितना आ जाएगा x2, यानी कि x2 बराबर x1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग फंक्शन आपके पास एकैक है। तो आप लिखना अतः f एकैक है, अतः f एकैक है। ठीक, उसी प्रकार से आच्छादक की बात करेंगे। इसी प्रकार हम बात करेंगे आच्छादक फंक्शन की, यानी कि ऑन टू फंक्शन। इसमें आप लिखना माना fx बराबर y, हमें दिखाना होता है कि हर एक y के लिए x मौजूद है। ठीक, तो x बराबर समथिंग लाएंगे, फिर उसमें कोडोमेन के मेंबर पुट करेंगे, y की जगह देख रहे हैं x आ रहा है या नहीं ये में। ठीक, तो fx की जगह वैल्यू रखिए कितना है x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से y। अब देखो मुझे x बराबर y के टर्म में लाना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, फिर x वाले टर्म को एक साथ लिख दूंगा। तो ये अगर मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट में तो x-2 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा ये xy माइनस का 3y इंप्लाइज, देखिए x वालों को एक साथ लिखिए, और मैं कॉमन भी ले रहा हूँ, देखो x कॉमन लिया तो 1 आएगा, यहाँ से कॉमन लिया होगा तो -y इस तरफ आया होगा लेफ्ट में, इसको -2 को उधर +2 के रूप में भेज दो तो +2 आया होगा और माइनस का 3y बच गया। ठीक, फिर 1 - y को वापस वहां भेज दीजिए, तो इस तरफ लिख देते हैं। देखो उसके बाद यहाँ
उसके बाद आप लिखोगे कितना, देखो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक हो गया। देखिए b में से ना 1 को इसीलिए हटा रखा है, अगर y की जगह मैं 1 सेलेक्ट करता, y की जगह 1 सेलेक्ट करता तो क्या हो जाता 1 माइनस 1 0, जो कि इन्फिनिटी बना देता है इस फंक्शन को। ठीक है ना, इन्फिनिटी तो a में रहता ही नहीं क्योंकि रियल नंबर नहीं होता है इन्फिनिटी, बताया था ना मुझे मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी रियल नंबर क्यों नहीं होता है। ठीक, परसेंट टू परसेंट इन्फिनिटी चेंज होता है, जिस भी नंबर तक हमारी पहुंच होती है वहां तक तो हम लिखते हैं, उसके आगे हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, तो इन्फिनिटी कोई खास नंबर होता नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, अगर इसमें 1 रखते तो फंक्शन को दिक्कत हो जाने वाली थी, एक्स वैल्यू नहीं मिलता, इसीलिए उसने 1 को हटा रखा, 1 सेलेक्ट नहीं करना है। जो भी आप y सेलेक्ट करोगे वो कहां से सेलेक्ट करते हो, b से। ठीक है ना, b में 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 के कारण ही दिक्कत होने वाली थी, 1 को पहले ही हटा रखा है। इसके अलावा इसमें y की जगह कुछ भी रख दो वो रियल ही आएगा, y की जगह कुछ भी रख दो वो रियल ही आएगा। फिर आप कहोगे कि उस a में 3 नहीं है, ठीक, कहीं इससे 3 तो नहीं निकल आएगा, है ना, एक डर ये भी तो है कि इससे कहीं 3 तो नहीं निकल आएगा। तो इससे 3 आने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इससे 3 आने के लिए आप शायद इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, अगर माइनस इन्फिनिटी रखते हो 2 माइनस इन्फिनिटी दिस, अगर 0 रखते हो 2/1, है ना, y की जगह मैं 2 रखूं, यानी कि इसकी वैल्यू 3 कब आएगी मुझे ये देखना है। ठीक है ना, क्योंकि x बराबर 3 नहीं आना चाहिए, x बराबर 3 आ गया तो वो तो आपके पास a में है ही नहीं। मैं चेक करना चाहता हूँ किसके लिए 3 आ रहा है, वो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वैल्यू 3 कब होगी, है ना, इस 3 से खतरा है क्योंकि a में 3 नहीं है। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 3y, माइनस 3y से माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, यानी कि कोई भी इक्वेशन बची नहीं रही, यानी कि y का कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये इक्वेशन देखा इस रूप में आ रही है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास 2 इक्वल टू कितना मिल रहा है 3, देखो माइनस 3y से माइनस 3y कैंसिल आउट हुआ, 2 बराबर 3। क्या 2 कभी 3 के इक्वल होता है, नहीं, नेवर। इसका मीनिंग y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो x बराबर आपको 3 दिलवाए, जो x बराबर 3 दिलवाया आपको। ठीक हो गया, तो उससे कोई खतरा नहीं है 3 हट भी गया तो, क्योंकि y कुछ भी रख दो यहाँ 3 नहीं आने वाला है आज। ठीक, तो अब मैं लिखूंगा, मैंने चेक कर लिया कि y कुछ भी रख दूं, मैं y कुछ भी रख दूं, इस x ने तो रियल ही आना है अदर देन 3, रियल ही आना है अदर देन 3, क्योंकि 3 आ नहीं रहा है। देखा मैंने इक्वेशन सॉल्व किया इक्वल टू 3 करके, y की कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिली जो 3 दिलवा सके। ठीक, उसके अलावा इसको किससे खतरा था कि अगर मैं y की जगह 1 रख देता, ठीक है ना, लेकिन वो कोडोमेन का मेंबर था ही नहीं, 1 भी नहीं रख सकता हूं। इसके अलावा y की जगह मैं कुछ भी रखूं रियल ही मिलेगा अदर देन 3, वो a में आपके पास मौजूद रहे। ठीक, तो आप लिखोगे इसके बाद फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b, है ना, यानी y बिलोंगिंग टू b, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b, b में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू इन a, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a, अतः f आच्छादक है, अतः f आच्छादक है, एककी भी और आच्छादक भी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपके पास कंप्लीट हो गया विद एग्जांपल। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है फलनों का संयोजन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन के लिए कम से कम 2 फंक्शन होने चाहिए, आप 3 का भी कर सकते हो कंपोजिशन, 4 का भी कर सकते हो कंपोजिशन। ठीक हो गया, कम से कम आपको कंपोजिशन करने के लिए 2 फंक्शन तो जरूरी चाहिए। तो मैंने एक फंक्शन f मान लिया जो सेट a के मेंबर को सेट b में भेजता है, कोई फंक्शन f मान लिया सेट a के मेंबर को सेट b में भेजता है, और एक फंक्शन g इस प्रकार कंसीडर कर लिया कि इसका जो आउटपुट होगा b, जो आउटपुट मिलेगा यहीं से तो मिलेगा ना, वो उसका इनपुट होगा, जो इसका आउटपुट होगा f का वो g के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक हो गया, अगर इसके पास कोई मेंबर a है तो ये f इस पर कोई मेंबर a की जो इमेज आएगी f के तहत fa, वो इसमें लाई करेगा। ठीक, फिर यहां से ये आपके पास फंक्शन g
जी ऑफ एफ ए, उसमें भी ऑपरेट करेगा, एफ ए में भी ऑपरेट करके जी ऑफ एफ ए देगा। इसी को हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ और जी कहेंगे, और कभी भी उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक, पहला फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी, तो इसके कंपोजिशन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे, जी ऑपरेशन एफ कहते थे। ठीक हो गया है? याद आया कुछ कुछ? पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जी, तो उसके कंपोजिशन को जी ऑपरेशन एफ। अगर पहला फंक्शन जी, दूसरा फंक्शन एफ लेते तो उसके कंपोजिशन को एफ ऑपरेशन जी कहते। ठीक हो गया? तो ये आपके पास दो फंक्शंस का कंपोजिशन, और इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होता है कंपोजिशन फंक्शन का, जो सबसे आगे होता है राइट वर्ड, उसका डोमेन होता है। यानी कि देखो पहला फंक्शन एफ था, इसका जो डोमेन होगा कंपोजिशन फंक्शन का भी डोमेन होगा। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन मींस ए टू सी, ए टू सी में जो फंक्शन, एक कंबाइंड फंक्शन लोगे, दो फंक्शन एफ और जी हैं, उनका संयुक्त रूप से काम करने वाली कोई मशीन लिया आपने, कोई फंक्शन लिया, तो उसका डोमेन ए और कोडोमेन सी बनेगा। ठीक है ना, जो कि जी ऑपरेशन एफ के रूप में डिफाइन होगा, और जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स कितना आ जाता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, यहाँ जी ऑफ एफ एक्स से अगर एक्स लेते तो एफ एक्स बनता है, ये जी ऑफ एफ एक्स बनता। ठीक है ना, तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, इसका डोमेन ए हो जाएगा, कोडोमेन सी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कंपोजिशन फंक्शन का जो डोमेन होता है, सबसे राइट साइड में जो फंक्शन है उसका डोमेन होता है। ठीक हो गया? अगर कोडोमेन की बात की जाए तो जो सबसे लेफ्ट साइड को होता है वो कोडोमेन होता है। ठीक हो गया? अगर इसी को तीन फंक्शन में लेते, एफ ऑपरेशन, जी ऑपरेशन, एच, तो इसका डोमेन, इस कंपोजिशन का जो डोमेन होता है, डोमेन कौन होता है, एच के बराबर, जो सबसे राइट साइड है। ठीक है ना, डोमेन ऑफ एच, एच का जो डोमेन होता है वही इस कंपोजिशन का भी डोमेन होता है। ठीक, और कोडोमेन की बात की जाए तो इस कंपोजिशन का जो कोडोमेन होगा वो सबसे लेफ्ट वर्ड जो होगा, है ना, इसका अगर कोडोमेन आप चाहते तो किसका कोडोमेन बनता, एफ का कोडोमेन बनता। ठीक हो गया? इतना आपको क्लियर होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थ्योरी आपकी और क्लियर हो जाए। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जी ऑपरेशन एफ तथा एफ ऑपरेशन जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी एक्स बराबर x⁻⁴ यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन पे लिखना दिए गए फलन एफ एक्स बराबर दिस, जी एक्स बराबर दिस। ठीक, फिर लिखना सिंस जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स कितना आ जाता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, जी ऑफ एफ एक्स की जगह आपने रखा 8x³। अब देखिए फंक्शन जी क्या कर रहा है, उसके अंदर आने वाले मेंबर का 1/3 पावर कर दे रहा है, यानी कि इसके अंदर आपके पास 8x³ आया, इसका 1/3 पावर कर देगा ये। ठीक है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2³ x³, क्योंकि 2³ कितना होता है, 80 तो होता है, इसकी पावर 1/3। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ 2x की पावर 3 की होल पावर 1/3। देखो x की पावर m की पावर n में m और n जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, दो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। यानी आपके पास जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स कितना मिल गया, 2x। इसी प्रकार से आपने एफ ऑपरेशन जी ढूंढना है, इसी प्रकार से आपने ढूंढना है एफ ऑपरेशन जी। एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स कितना है आपके पास, x⁻⁴ 1/3। ठीक है, देखिए फंक्शन एफ क्या कर रहा है, अपने अंदर आने वाले मेंबर का 3 पावर करके, क्यूब करके 8 से गुणा कर रहा है, तो ये भी क्यूब करेगा, x की पावर 1/3 का क्यूब कर देगा और 8 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, अब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 1 बचेगा, यानी कि कितना आ जाएगा ये 8x। ठीक, तो एफ ऑपरेशन जी ऑफ x कितना मिल गया आपको, 8x। ठीक हो गया? तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की थ्योरी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है देखिए प्रतिलोम फलन, यानी कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक, तो हमने आपको दो थ्योरी दी थी इनवर्स फंक्शन चेक करने के लिए, कि फंक्शन अगर f 1 1
ऑन टू, यानी कि एकाकी तथा आच्छादक, एकाकी तथा आच्छादक होता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ये थ्योरी तब यूज करते थे जब फंक्शन आपका एलिमेंटल फॉर्म में दिया होता था, कार्तीय गुणन 1 1 2 1 3 1 रूप में दिया होगा फंक्शन, तो 1 1 ऑन टू का यूज करोगे आप, ठीक हो गया। उसी प्रकार से जब आप जनरल फंक्शन को चेक करोगे इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था कि आप एक फंक्शन g मान लो, एक फंक्शन g इस प्रकार, एक फंक्शन g इस प्रकार ढूंढ लो कि f के साथ जो ऑपरेशन देगा ये g f का इनवर्स होने का दावा कर रहे हो, तो कोई फंक्शन f अपने इनवर्स के साथ कंपोजिशन करके आइडेंटिटी देना चाहिए, ठीक। ये हो जाना चाहिए आइडेंटिटी ऑन किस पे, देखो इसका डोमेन f का डोमेन होगा, ठीक है। इस कंपोजिशन का जो डोमेन होगा वो f के डोमेन के बराबर होगा, f का डोमेन जो भी होगा, ठीक, मैं f लिख देता हूं, डोमेन ऑफ f होगा ये, ठीक। उस पे आइडेंटिटी होना चाहिए और f ऑपरेशन g आइडेंटिटी होना चाहिए g के डोमेन पे, आइडेंटिटी ऑन g के डोमेन पे, ठीक। अगर ये कंडीशन हमने दिखा दी तो हम कहते थे जो g है f का इनवर्स है, g f का इनवर्स है, ऐसा दिखाते थे, ठीक। और g ढूंढने का तरीका क्या था, g ढूंढने का तरीका था कि fx बराबर में y कहता था, यहां से x बराबर gy लाता था, x बराबर gy लाता था, ठीक। तो इस g का फिर f के साथ कंपोजिशन करके आइडेंटिटी दिखाना पड़ता था हमें, ठीक। अगर आइडेंटिटी आ गया तो इन्वर्टिबल और उसका जो इनवर्स होगा वो g हो जाता था, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f r प्लस 2 4 टू इंफिनिटी, 4 क्लोज है तो 4 भी शामिल होगा इसमें, ठीक। r प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ 4 से आगे वाले जितने भी रियल नंबर है 4 को शामिल करते हुए, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, ठीक, तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स जो कि f इनवर्स y बराबर रूट y माइनस 4 के द्वारा दिया जाएगा कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपने इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, एक जनरल है, कोई एलिमेंटल फॉर्म में नहीं दिया, अगर एलिमेंटल फॉर्म में दिया होता तो हम उसका यूज करते हैं, इसका एकाकी आच्छादक है, ठीक। एलिमेंटल नहीं है, एक जनरल फॉर्मेट है, तो हम दिखाएंगे कि एक फंक्शन g ऑब्टेन कर लेंगे जो f के साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी दे रहा हो, तो वो g आपके पास f का इनवर्स होगा, और इनवर्स मिल जा रहा है मीन्स इन्वर्टिबल भी है फंक्शन, जब इन्वर्टिबल है तभी तो इनवर्स मिल रहा होगा, इन्वर्टिबल ही नहीं होता तो इनवर्स नहीं मिलता, ठीक। तो इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन में लिखना दिया गया फलन fx बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर लिखना प्रांत इसका क्या है, प्रांत इक्वल टू r प्लस सप्रांत इक्वल टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, ठीक हो गया। अब आपने जो इसका इनवर्स है ये दिखाना है, रूट y माइनस 4 होगा, ठीक हो गया, रूट y माइनस 4 है, इतना सिद्ध करना है। देखिए फिर इसका सॉल्यूशन में आपने लिखा होगा दिया गया फलन वगैरह वगैरह, ठीक। तो आप फिर इसके आगे लिखोगे, माना fx बराबर y, माना fx बराबर y, fx की जगह रखिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कितना आएगा y माइनस 4, यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर है तो दो वैल्यूज देगा, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस y माइनस 4। फिर मैंने आपसे कहा था कि रूट कभी भी नेगेटिव नंबर बाहर नहीं देगा, ठीक है ना, रूट के बाहर जो भी रिजल्ट आता है हमेशा पॉजिटिव आता है, उसके आगे प्लस लगाओ तो पॉजिटिव, नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव में एक दिक्कत होने वाली है कि वो डोमेन का मेंबर नहीं रहने वाला है, अगर नेगेटिव लगाओगे r प्लस से बाहर चले जाएगा, ठीक, इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। इंप्लाइज x इक्वल टू रूट y माइनस 4, ठीक हो गया। अगर रीजन लिखना चाहते हो माइनस क्यों हटा, तो आप लिख देना माइनस का रूट y माइनस 4 नॉट बिलोंगिंग टू r प्लस, क्योंकि वो r प्लस में नहीं रहेगा नेगेटिव वाला, इसलिए केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा। यही आपके पास क्या मिल गया, फिर gy, यही तो इनवर्स होता है, ठीक है ना। प्रूफ भी कह रहा था कि रूट y माइनस 4 इनवर्स है उसका, ठीक है ना। ये इनवर्स तब होगा जब g f के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी दे, g का कंपोजिशन f के साथ आइडेंटिटी आएगा, तब जाके कहेंगे कि हाँ फंक्शन f इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स कौन है, g है, ठीक।
तो मैं ढूंढूंगा आपके पास जी वाई कितना मिल गया, फिर यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में, जी वाई कितना मिल गया, रूट वाई माइनस 4। ठीक, अब आप यूज करेंगे यहां पर आप सबसे पहले f का g के साथ कंपोजिशन देखोगे तो देखो g है, इसका डोमेन कौन आएगा, g का डोमेन, यानी कि y मेंबर दो इसको। ठीक, ये आ जाएगा f ऑफ जी वाई, f ऑफ जी वाई कितना आपके पास, रूट y माइनस 4। अब देखिए फंक्शन f क्या कर रहा है, स्क्वायर करके 4 ऐड कर रहा है, तो इसका स्क्वायर करेगा यानी कि y माइनस 4, फिर 4 ऐड कर रहा है प्लस 4, कितना आ गया ये y। देख सकते हो इस फंक्शन ने अपने डोमेन को चेंज नहीं किया, डोमेन के मेंबर को y था तो y ही रखा है वापस। इसका मीनिंग ये तो आइडेंटिटी है आपके पास, तो आप लिखोगे f ऑपरेशन g आइडेंटिटी है ऑन, किस पर आइडेंटिटी है, g का डोमेन कौन होगा, सेट a और b करके दिया था, सेट ए सेट बी नहीं दिया था ना, कोई नहीं, ए भी नहीं दिया था, तो आप y लिख दो। y का मीनिंग भी क्या होगा, जो दूसरा वाला सेट है, ठीक है ना, g वाला जो सेट है उसी का मेंबर तो आप y कह रहे हो, है ना, उस पर आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आप g ऑपरेशन f को चेक करो। ठीक, f ऑपरेशन g तो आइडेंटिटी आ गया, फिर g ऑपरेशन f भी आइडेंटिटी आना चाहिए आपके पास। g ऑपरेशन f, अब देखो f का मेंबर दोगे, इसके मेंबर को मैं x मान ले रहा हूं। ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा, g ऑफ एफ एक्स, यह आ जाएगा g ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए g क्या कर रहा है, रूट y माइनस 4, यानी 4 घटा के रूट ले रहा है, इसमें 4 घटाओ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसमें आपने 4 घटाया तब जाके रूट लिया। देखो 4 × 4 0, एक्स स्क्वायर का रूट वापस x। इसका मीनिंग जी ऑपरेशन f ने भी अपने डोमेन के मेंबर को चेंज नहीं किया। इसका मीनिंग जी ऑपरेशन f अपने डोमेन पे क्या हो गया, आइडेंटिटी। ठीक, इसका मीनिंग जो g है वो सॉरी f इन्वर्टिबल है और g उसका इनवर्स है। ठीक, तो आप लिखना अतः f व्युत्क्रमणी है, अतः f व्युत्क्रमणी है तथा f इनवर्स इक्वल टू जी वाई, मीन्स f इनवर्स ऑफ y बराबर जी वाई कितना आया था आपके पास, रूट y माइनस 4। यही प्रूफ करने को कह रहा था कि इसका इनवर्स ही है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आइडेंटिटी दिखाना जरूरी होता है। ठीक हो गया, नहीं तो ये क्वेश्चन पहले स्टेप में पार आ गया था ना, पहले स्टेप में मिल गया था मैं रूट y माइनस 4, लेकिन ये आइडेंटिटी दे रहा है, ये दिखाना भी जरूरी होता है, वेरीफाई करना इंपोर्टेंट है, नहीं तो आपका फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में आपको। ठीक, तो अब लास्ट थ्योरी एक बच गई है, द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, उसमें भी देखिए बाइनरी ऑपरेशन में हमने ये तो अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है, तो आपके दिमाग में ठहरा होगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। देखिए कोई सेट ए है आपके पास, उसमें कोई संक्रिया स्टार बाइनरी कहलाएगी यदि इसके आप दो मेंबर लो, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए के कोई भी दो मेंबर दो और उनके बीच में आप संक्रिया कीजिए स्टार बी, वो वापस सेट ए में ही आना चाहिए, तो इस प्रकार की संक्रिया स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक, फिर हमने कहा था कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये कब आपके पास क्रम विनिमय होता है, कब एसोसिएटिव होता है। ठीक, तो स्टार को हम ए पर क्रम विनिमय कहेंगे, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव कहेंगे यदि
फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, है ना, ए में रहने वाले दो मेंबर्स के लिए अगर ए स्टार बी, बी स्टार ए आ जाए तो हम कहेंगे स्टार ए पर क्रम विनिमय है। ठीक इसी प्रकार साहचर्य की बात थी, स्टार ए पर साहचर्य कहते थे, यानी कि एसोसिएटिव है, यानी कि एसोसिएटिव है कहते थे यदि इसके तीन मेंबर, कोई भी तीन मेंबर आप सिलेक्ट करो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, दिख रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए के लिए हम ऐसा दिखा दे, अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ब्रैकेट अगर आप शिफ्ट कर दो तब भी वैल्यू सेम आ रही है तो उसको हम कहते थे एसोसिएटिव है। ठीक, फिर एक तत्समक अवयव की बात थी, स्टार का सेट ए पर, है ना, स्टार का सेट ए पर तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ई है कहते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते थे। उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ए के हर एक मेंबर के लिए, ए के हर एक मेंबर के साथ अगर ये ऑपरेट करेगा तो उस मेंबर को चेंज